नमस्कार। संस्कृत साहित्य का आलोचनात्मक विश्लेषण BSKC 102 पाठ्यक्रम के अंतर्गत रामायण के विविध रूप पाठ के अंतर्गत इसका तीसरा अंश विदेशों में रामायण पर आज हम प्रकाश डालेंगे। इससे पूर्व रामायण के संस्कृत में अन्य जो रूप हमें प्राप्त होते हैं और अन्य भारतीय भाषाओं में जो रामायण हमें प्राप्त होती है उसका पूर्व के 2 व्याख्यानों में वर्णन किया गया है। अब हम विदेश में जो रामायण है, विदेशों में जो राम कथा है, उसका हम यहाँ पर वर्णन करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। तो आदिकवि वाल्मीकि के द्वारा रचित जो वाल्मीकि रामायण है, उसके दिग्वर्णन में जिस विस्तृत क्षेत्र की बात की गई है, उन क्षेत्रों में राम कथा का सर्वप्रथम प्रचार प्रसार देखने को मिलता है। वाल्मीकि रामायण की रचना के अनंतर, उसकी रचना के अनेक वर्षों के बाद उन सारे क्षेत्रों में रामकथा पहुंची। रामकथा कैसे पहुंची, इस पर अनेक मत हैं, इस पर अनेक चर्चाएं हैं, परंतु रामकथा साहित्य, रामायण जो उन देशों की, उन भाषाओं की रामायण है, वह वहाँ आज भी वर्तमान है, आज भी उसकी प्रतिष्ठा है। आज के समाज में वह वहाँ उसी रूप में सराही जाती है और अनेक देशों में वह आधारभूत ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है। संस्कृत में जो रामकथा है, वाल्मीकि रामायण, इसका प्रचार प्रसार भारतीय परिधि के, वर्तमान भारतीय भूगोल के बाहर के क्षेत्रों में हुआ है, बाहर के देशों में हुआ है। उसी का इस व्याख्यान में वही प्रसंग है, वही चर्चा है। राम कथा भारत की परिधि के, भारत की भौगोलिक और सांस्कृतिक परिधि के बाहर कैसे पहुंची, इस पर अनेक मत हैं। किस दिशा से पहुंची, मार्ग क्या रहा होगा, किस तिथि में पहुंची, यह पता करना बहुत ही कठिन कार्य है। फिर भी यदि दक्षिण पूर्व एशिया पर हम दृष्टिपात करें तो उसके शिलालेखों की तिथि से इस समस्या का कुछ निराकरण होता है। दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक देशों जैसे थाईलैंड, लाओस, इंडोनेशिया आदि में अनेक शिलालेख प्राप्त होते हैं। वहाँ प्राप्त मंदिरों के भित्ति चित्रों से, भित्ति पर उत्कीर्ण जो दृश्य हैं, उससे भी रामायण के विषय में ज्ञात होता है। तो उसके आधार पर एक अनुमान तो लगाया जा सकता है, परंतु वह अनुमान पूर्णतः शुद्ध होगा यह कहना कठिन है। यदि हम शिलालेखों को देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि ईसवी सन की प्रारंभिक स्थिति में, ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में रामायण का ज्ञान वहाँ पहुँच चुका था, रामकथा इन देशों में पहुँच चुकी थी, विशेषकर दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में। अन्य साक्ष्यों के आधार पर भी यह ज्ञात होता है कि रामकथा की जो प्रारंभिक धारा है वह सर्वप्रथम भारतीय परिधि के जब बाहर गई, मैं वर्तमान भारतीय परिधि की बात कर रही हूँ, बृहत्तर भारत की बात नहीं कर रही हूँ, तो उसका वो सर्वप्रथम उन्मुख हुई दक्षिण पूर्व एशिया की ओर। 15वीं शताब्दी में इंडोनेशिया का इस्लामीकरण हुआ। इसके बावजूद भी यदि हम देखेंगे तो वहाँ की जो जावा की भाषा है, जावानी भाषा, उसमें अनेक ग्रंथ प्राप्त होते हैं राम कथा पर आधारित, जैसे सेरत राम, सेरत कांड, राम केलिंग इत्यादि। इंडोनेशिया में प्रसिद्ध जो राम कथा है वो रामायण काकावीन है। इसके अतिरिक्त राम कथा पर आधारित, रामायण पर आधारित अनेक रचनाएं वहाँ हुई हैं, अनेक काव्यों की रचना हुई है, जिसके आधार पर विद्वान ऐसा मानते हैं कि राम कथा के साहित्य का बहुत विपुल मात्रा में वहाँ पर विस्तार था। और रामायण काकावीन जो बाली में बोली जाने वाली कावी भाषा में रचित है, वह इंडोनेशिया में आज भी प्रसिद्ध है। उसका मंचन भी होता है, उसकी छवियां आपको स्थान स्थान पर दिखती हैं। और वहाँ एक बृहत्तम इस्लामिक देश होने के बावजूद भी वहाँ की संस्कृति में, वहाँ के लोगों के जीवन में उसकी छाप स्पष्ट दिखाई पड़ती है। इंडोनेशिया के बाद यदि हम हिंद चीन की भारतीय संस्कृति को देखें तो वहाँ पर भी भारतीय संस्कृति का पर्याप्त रूप हमें दिखाई पड़ता है। और 15वीं शताब्दी तक भारतीय संस्कृति बहुत विस्तृत थी। लाओस में ऐसा अनेक ग्रंथों के माध्यम से प्राप्त होता है। वहाँ के निवासी स्वयं को भारतवंशी मानते हैं।
उनका कहना है कि कलिंग का जब युद्ध हुआ था तो उनके पूर्वज कलिंग क्षेत्र से आकर के यहाँ बस गए थे। लाओस की संस्कृति पर रामायण का प्रभाव है। रामकथा पर आधारित लाओस में कुछ रचनाएं प्राप्त होती हैं, जैसे फ्रलक फ्रलाम, ये राम जातक पर आधारित है। ख्वाय थोरफी, ब्रह्मचक्र और लंका नोई। लाओस की रामकथा का अध्ययन अनेक विद्वानों ने किया है। थाईलैंड में भी रामकथा का विस्तृत साहित्य प्राप्त होता है, वहाँ भी रामकथा बहुत समृद्ध है। रामकथा पर आधारित थाईलैंड में अनेक रचनाएं प्राप्त होती हैं, जैसे तास्किन रामायण। सम्राट राम प्रथम के द्वारा रचित एक रामायण भी प्राप्त होती है। थाईलैंड में जो सम्राट हैं उनके पद को राम कहा जाता है आज भी। सम्राट राम द्वितीय की भी एक रामायण प्राप्त होती है। राम चतुर्थ ने भी एक पद्यात्मक रामायण की रचना की थी और राम चतुर्थ ने एक संवादात्मक रामायण की भी रचना की थी, वह भी प्राप्त होती है। राम षष्ठ के द्वारा एक गीति संवादात्मक रामायण जो रची गई थी वह भी प्राप्त होती है। और वर्तमान खोजों के अनुसंधानों के अनुसार बर्मा की भी यदि रामकथा साहित्य पर हम दृष्टिपात करेंगे तो बर्मा में अर्थात वर्तमान में जो म्यांमार है उसमें भी विपुल रूप में राम कथा साहित्य, रामायण पर आधारित साहित्य, रामायण प्राप्त होता है। आप सभी जानते हैं कि बर्मा किसी समय भारत का ही एक अंग हुआ करता था और निर्बाध रूप से भारतीय वहाँ जा सकते थे। तो वहाँ पर 16 ऐसी रचनाएं ज्ञात हुई हैं जो रामायण पर आधारित हैं, जो राम कथाएं हैं, जिनमें से जो प्राचीनतम कृति है उसका नाम है रामवत्थु। यह वहाँ प्रसिद्ध भी है। मलेशिया भी दक्षिण पूर्व एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है। यहाँ भी राम कथा पर अनेक रचनाएं प्राप्त होती हैं, यहाँ भी रामायण है। और जो रचनाएं प्राप्त होती हैं वह है हिकायत सेरी राम, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त सेरी राम, पातानी राम कथा और हिकायत महाराज रावण, ये यहाँ पर प्राप्त होती है। फिलीपींस जो दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है, फिलीपींस में भी रामकथा प्राप्त होती है। रामायण वहाँ का है, महलादिया लावन वहाँ के रामायण को कहते हैं और इसका बहुत सारा अंश रामकथा से मिलता है। रामकथा का बहुत अंश इसमें लिया गया है। हाँ, इसमें रामकथा थोड़ा विकृत रूप में प्राप्त होती है क्योंकि विभिन्न अन्य ग्रंथों का, अन्य घटनाओं का भी प्रभाव और विभिन्न परिस्थितियों का प्रभाव भी इस पर देखा जाता है। चीन में भी रामकथा प्राप्त होती, चीन में भी रामायण प्राप्त होती है। रामकथा चीन में किस रूप में पहुंची यह भी ध्यान देने योग्य है क्योंकि बौद्ध जातक जो थे, जातक ग्रंथ, उनके माध्यम से रामकथा चीन में पहुंची। अनामक जातक और दशरथ कथानम नाम से रामकथा चीन में प्राप्त होती है और इसका अनुवाद ये जो अनामक जातक और दशरथ कथानम है, ये मुख्यतः जातक और बौद्ध ग्रंथ थे। इसका अनुवाद 3री और 5वीं शताब्दी में चीनी भाषा में किया गया था। तो इस रूप में दोनों रचनाओं के चीनी अनुवाद उपलब्ध हैं, किंतु जिन रचनाओं का चीनी अनुवाद किया गया था मूलतः वे आज अनुपलब्ध होते हैं। तिब्बत में भी, तिब्बती भाषा में भी रामायण की कई पांडुलिपियां प्राप्त होती हैं। विद्वानों का कहना है कि 6 पांडुलिपियां प्राप्त होती हैं और ये पांडुलिपियां तुनहुआन नामक एक स्थान है तिब्बत में, वहाँ से प्राप्त हुई थी। वर्तमान में तिब्बत की राजनीतिक स्थिति से आप अवगत ही होंगे। इसके अतिरिक्त तिब्बत में रामकथा पर आधारित अन्य रचनाएं भी प्राप्त होती हैं, जैसे दमर स्टोन और संघ श्री के द्वारा विरचित 2 अन्य रचनाएं भी हैं जो तिब्बत में प्राप्त होती हैं। एशिया के पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर यदि हम दृष्टिपात करेंगे तो वहाँ जो उस सीमा पर स्थित एक स्थान है, एक भाग को खोतान कहा जाता है, जो तुर्किस्तान का पूर्वी भाग है। इस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसे खोतानी भाषा कहते हैं और उस खोतानी भाषा में भी एक रामायण की पांडुलिपि पेरिस के संग्रहालय में सुरक्षित है, प्राप्त होती है। उसको खोतानी रामायण कहते हैं और इस खोतानी रामायण पर तिब्बती रामायण का पर्याप्त प्रभाव परिलक्षित होता है, ऐसा विद्वान मानते हैं। चीन के उत्तर पश्चिम में एक देश स्थित है मंगोलिया, मंगोलिया से भी भारत के प्राचीन संबंध रहे हैं। मंगोलिया में भी रामायण प्राप्त होती है, रामकथा प्राप्त होती है। रामकथा पर आधारित वहाँ पर कुछ ग्रंथ हैं, जैसे एक जीवक जातक नामक एक रचना है जो रामकथा पर आधारित है, जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हैं कि यह बौद्ध जो जातक ग्रंथों के प्रचार प्रसार से ही रामकथा वहाँ पहुँची। इसके अतिरिक्त भी वहाँ 2-3 अन्य रचनाएं भी प्राप्त होती हैं जिसमें रामकथा का वर्णन प्राप्त होता है, यदि बहुत संक्षिप्त रूप में है, परंतु रामायण इस रूप में वहाँ वर्तमान है। जापान में भी रामकथा प्राप्त होती है, रामायण का अंश प्राप्त होता है। एक बहुत ही लोकप्रिय कथा संग्रह है जापान का होबुत्सुशु।
होबुत्सुशु में संक्षिप्त राम कथा का संकलन किया गया है। इसके अतिरिक्त एक अन्य ग्रंथ भी जापान में प्राप्त होता है, अंध मुनि पुत्र वध। इसकी कथा भी जापान में प्राप्त होती है। तो इस तरह से जापान में भी राम कथा का अंश उपस्थित है। वहाँ तक भी राम कथा ने, वाल्मीकि रामायण के कथानक ने यात्रा किया है। हम अपने पड़ोसी देश श्रीलंका पर यदि दृष्टिपात करें तो वहाँ कुमारदास ने जानकी हरण की रचना की, संस्कृत में आप सभी जानते हैं। और वहाँ सिंहली भाषा में भी एक रामायण की रचना की गई, मलय राज कथाव उसका नाम है। हालांकि दृष्टि में थोड़ा भेद संभव है, वाल्मीकि रामायण के कथानक से भी भेद संभव है, परंतु आधार वाल्मीकि रामायण ही है। नेपाल में राम कथा से तो आप में से बहुत लोग परिचित होंगे। नेपाल हमारा प्रिय पड़ोसी देश है, जहाँ हमारा किसी भी बाधा के बिना आवागमन है। तो नेपाल में जो राम कथा पर आधारित अनेक रचनाएं प्राप्त होती हैं, पर जो सबसे अधिक प्रसिद्ध है, जो उसी तरह नेपाल में प्रसिद्ध है जिस तरह हिंदी में रामचरितमानस प्रसिद्ध है, वह रचना है भानुभक्त के द्वारा रचित रामायण, जिसको भानुभक्त रामायण के नाम से जाना जाता है। यह रामायण नेपाल में सर्वाधिक लोकप्रिय है और इसकी वही प्रतिष्ठा है जैसे संस्कृत में वाल्मीकि रामायण की है, हिंदी में अवधी में तुलसी के रामचरितमानस की है, वैसे ही नेपाली में भानुभक्त के रामायण, भानुभक्त रामायण की प्रतिष्ठा है। तो ये संक्षेप में हमने बताया कि किस तरह विश्व के विभिन्न देशों में रामकथा है, रामायण का रूप वर्तमान है और आज भी जीवंत है, और वहाँ का समाज, वहाँ की संस्कृति में उसके तत्व आज भी परिलक्षित होते हैं। अब हम एक एक रामायण पर थोड़ा विस्तार में प्रकाश डालेंगे। सर्वप्रथम इंडोनेशिया की चर्चा करते हैं। इंडोनेशिया सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र है, आप सभी जानते हैं। इंडोनेशिया पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि वह रामायण और महाभारत के संस्कृति में रचा बसा एक देश है। वहाँ पर जो रामायण प्राप्त होती है, जो रामकथा पर आधारित सर्वाधिक प्राचीनतम कृति है, सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है, अभी जिसका हमने उल्लेख किया, रामायण काकावीन। ये इसकी रचना, रामायण काकावीन की रचना 9वीं शताब्दी में हुई थी और परंपरा के अनुसार इस रामायण काकावीन के रचनाकार योगीश्वर कृष्ण माने जाते हैं, क्योंकि रामायण काकावीन में एक दो स्थान पर उल्लेख भी इस प्रकार से योगीश्वर नाम का हुआ है कि उसके आधार पर विद्वानों ने यह माना कि इसके रचनाकार योगीश्वर रहे होंगे। तो योगीश्वर इसके रचनाकार माने जाते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ एक और भी प्राचीन रचनाएं प्राप्त होती हैं। इससे प्राचीन तो नहीं, परंतु हाँ और रचनाएं प्राप्त होती हैं, जैसे उत्तरकांड एक प्राचीन रचना है जो प्राप्त होती है। इसकी रचना गद्य में की गई है। चरित रामायण अथवा इसे कवि जानकी भी कहते हैं। इसमें रामायण के प्रथम 6 कांडों के साथ उसके व्याकरण, रामायण की पर व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ भी दी गई हैं, उदाहरण भी दिए गए हैं। यह भी इंडोनेशिया में प्राप्त होता है। इंडोनेशिया का जो बाली द्वीप है उसमें संस्कृत साहित्य में अनुष्टुप छंद में 50 श्लोकों की एक संक्षिप्त रामकथा प्राप्त होती है। वो संस्कृत भाषा में है, अनुष्टुप छंद में है। और ये बाली द्वीप में जो एक संक्षिप्त रामकथा प्राप्त होती है, इसमें संस्कृत का जो अनुष्टुप छंद है उसका यहाँ पर ग्रहण किया गया है। 50 श्लोकों में यह संक्षिप्त रामकथा है। रामकथा पर आधारित जो अन्य बाद की रचनाएं हैं उसमें सेरत कांड, राम केलिंग, सेरी राम का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त 11वीं शताब्दी में एक रचना रची गई थी सुमन सांतक, वह भी रामकथा पर आधारित है। सुमन सांतक में इंदुमती के जन्म, अज के विवाह और दशरथ के जन्म की कथा का वर्णन हमें प्राप्त होता है। 14वीं शताब्दी की एक रचना है अर्जुन विजय। अर्जुन कहने से हमें महाभारत का स्मरण होता है, परंतु इसकी कथावस्तु पर यदि हम दृष्टिपात करेंगे तो इसमें अर्जुन सहस्रबाहु के द्वारा रावण की पराजय का वर्णन है। तो इसमें रामायण का भी अंश आया है। पर इंडोनेशिया में जो सर्वाधिक प्रसिद्ध है, जो सर्वाधिक प्रशस्त है, जो सर्वाधिक विस्तृत है, वह रचना है रामायण काकावीन। रामायण काकावीन की रचना कावी भाषा में हुई थी और कावी जावा की प्राचीन शास्त्रीय भाषा है। काकावीन का अर्थ होता है महाकाव्य, अर्थात रामायण महाकाव्य। हम सभी जानते हैं कि वाल्मीकि रामायण आदि काव्य है, महाकाव्य है। तो कावी भाषा में अनेक महाकाव्यों का सृजन हुआ है, परंतु उसमें जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जो सर्वोपरि है, जो सुमेरु है, वह है रामायण काकावीन। रामायण काकावीन जो 26 अध्यायों में विभक्त एक विशाल ग्रंथ है और इसमें महाराज दशरथ को
विश्व रंजन की संज्ञा से विभूषित किया गया है और उन्हें शैव मतावलंबी बताया गया है, शिव का उपासक बताया गया है। रामायण काकावीन का आरंभ राम के जन्म से होता है, फिर रामायण के समस्त प्रसंग इसमें आते हैं। विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण के प्रस्थान के समय अष्टनेम ऋषि उनके मंगल की कामना करते हैं। और रामायण काकावीनिकी या ये दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में प्रचलित जितने रामायण हैं उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन रामायणों में स्थानों का स्थानीयकरण किया गया है और उनमें जो वर्णन है, प्रकृति का वर्णन है, दिग वर्णन है, वो वहाँ के अनुसार, वहाँ के भूगोल के अनुसार, वहाँ की प्राप्त उपलब्ध सामग्री के अनुसार किया गया है। इसीलिए यदि आप रामायण काकावीन को देखेंगे तो इसमें जिस समय अष्टनेम ऋषि राम लक्ष्मण के मंगल की कामना करते हैं तो दशरथ के राजप्रासाद में जो वाद्य यंत्र बजता है वो इंडोनेशिया का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है गामलान, वह बजता है। रामायण काकावीन में इसका वर्णन है। इसके साथ ही साथ इसमें जो जब वसंत ऋतु का वर्णन होता है द्वितीय अध्याय में और उसमें जो जिन पुष्पों का वर्णन किया गया है उसमें भी इंडोनेशिया का परिवेश बहुत दर्शनीय है। उस समय वहाँ तुंजुंग के पुष्प खिलते हैं जो इंडोनेशिया का में पाया जाने वाला एक फूल है। और इसके साथ ही साथ वहाँ जिस प्रकार की प्रकृति दिखती है, जिस प्रकार की सूर्य की लालिमा प्रसृत होती है, उसका वर्णन वहाँ रामायण काकावीन में है। और इसके साथ ही साथ पक्षियों का जहाँ वर्णन आता है वहाँ भी वाल्मीकि रामायण में वर्णित जो पक्षी हैं उनके स्थान पर इंडोनेशिया में जो पक्षी प्राप्त होते हैं या इंडोनेशिया में उनके जो नाम हैं उनका वहाँ पर उल्लेख होता है। और इसमें विभिन्न प्रकार वाल्मीकि रामायण के लगभग समस्त घटनाओं का वर्णन प्राप्त होता है। कुछ ऐसे प्रसंग हैं जो इसमें नवीन हैं और वो थोड़े विशेष हैं, जैसे परशुराम धनुर्भंग की चर्चा किए बिना राम को प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए यहाँ पर ललकारते हैं, परंतु राम के प्रभाव से परास्त हो जाते हैं। और इसमें यह भी है कि राम के अतिरिक्त उनके किसी अन्य भाई के विवाह की चर्चा रामायण काकावीन में नहीं है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जब भरत जाते हैं राम से मिलने के लिए आश्रम में तो वहाँ पर गुरुजनों को बुलाकर चंद्रोदय से पूर्व पिता के श्राद्ध करने का भी वर्णन यहाँ पर प्राप्त होता है। और भरद्वाज के आश्रम में भरत के भव्य स्वागत का वर्णन प्राप्त होता है। यहाँ पर एक नग्न तपस्वी से भरत के भेंट की भी कथा प्राप्त होती है। अयोध्या कांड की घटनाओं को यदि हम देखेंगे तो मंथरा और निषाद राज की उपस्थिति रामायण काकावीन में नहीं है। उनकी उपस्थिति न होना यह बात बहुत खटकती है। और रामायण काकावीन में शूर्पणखा प्रकरण से सीताहरण तक की घटनाओं का वर्णन वाल्मीकि परंपरा के अनुसार ही हुआ है। और यहाँ पर शबरी का जो वर्णन है उसमें विशेष है। शबरी को बताया गया है कि वो एक काले रंग, उसका रंग काला है और उसका रंग क्यों काला है उसकी कथा का वर्णन भी शबरी ने यहाँ किया है। वह वर्णन भी रामायण काकावीन में प्राप्त होता है कि किस प्रकार उन सबका वर्ण काला हो गया, नील वर्ण का हो गया। सुग्रीव मिलन और बालिवध की घटनाओं का वर्णन भी इसमें वाल्मीकि रामायण के अनुसार प्राप्त होता है रामायण काकावीन में। और अभी मैंने बात किया था कि जो पक्षी और पक्षियों, फूलों, प्रकृति का वर्णन इंडोनेशिया की प्रकृति के अनुसार इसमें प्राप्त होता है। जैसे कि श्वेत वर्ण के कुनतूल जो पक्षी हैं वो धान के खेतों से में वापस आ गए हैं, यह वर्णन प्राप्त होता है। इंडोनेशिया एक धान उत्पादन प्रधान देश है, आप सभी जानते हैं। इसके साथ ही साथ चुचूर पक्षी का जो केश्वर की जो वेदना है वो यहाँ जागृत करती है। वेयो पक्षी का भी वर्णन प्राप्त होता है। शरद ऋतु का बहुत अच्छा वर्णन प्राप्त होता है। और इसमें जब रावण वध और विभीषण के राज्याभिषेक के बाद श्री राम मेघदूत के यक्ष की तरह हनुमान से काले बादलों को भेद कर आकाश मार्ग से अयोध्या जाने का आग्रह करते हैं, यह वर्णन मेघदूत जैसा यहाँ पर प्राप्त होता है। पूरा वर्णन यहाँ पर किस प्रकार विभिन्न स्थानों पर जाना है। और इस रचना के अंत में महाकवि योगीश्वर अपनी विनम्रता का परिचय देते हुए कहते हैं कि उत्तम विचार वाले सभी विद्वान हमें क्षमा करें, यदि किसी प्रकार की भूल हो गई हो वो विद्वानों से क्षमा याचना भी करते हैं। कंबोडिया की राम कथा है राम कीर्ति, यह बहुत ही प्रसिद्ध है। कंबोडिया की राजधानी है फनाम पेन।
उसमें एक बौद्ध संस्थान है जहाँ ख्मेर लिपि में 2000 तालपत्रों पर यह लिपिबद्ध है। इसकी पांडुलिपि संकलित है। इस संकलन में कंबोडिया, जो पहले कंपूचिया कहा जाता था, उसके रामायण की एक प्रति भी प्राप्त होती है वह, और नॉम पेन जो बौद्ध संस्थान वहाँ पर है उसके एक निदेशक हुए हैं एस कारप्लेस। उन्होंने रामकीर्ति के उपलब्ध 16 सर्गों का सर्ग 1 से 10 और 76 से 80 का प्रकाशन अलग अलग पुस्तिकाओं के रूप में किया था। और यदि देखेंगे तो इसकी प्रत्येक पुस्तिका जो है जिसमें इसका संपादन रामकीर्ति का हुआ है, उसमें रामायण के किसी न किसी आख्यान का उसमें चित्र उपलब्ध होता है। कंबोडिया की रामायण को वहाँ के लोग रियाम केर के नाम से जानते हैं, किंतु साहित्य जगत में यही रियाम केर जो है रामकीर्ति के रूप में प्रसिद्ध है, विख्यात है। रामकीर्ति को ख्मेर साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कृति कहा जाता है और ख्मेर जो है वह कंबोडिया की प्राचीन भाषा का नाम है। इसकी कथा वस्तु पर इसके रचनाकार कोई बौद्ध भिक्षु होंगे ऐसा ज्ञात होता है, क्योंकि इसमें राम को नारायण का अवतार मानते हुए उनको बोधिसत्व की उपाधि प्रदान की गई है, यह विशेष है। इससे विद्वान मानते हैं कि इसके रचनाकार कोई बौद्ध भिक्षु हो सकते हैं। इस रामकीर्ति और वाल्मीकि रामायण में बहुत अधिक साम्य है, यद्यपि इसके रचनाकार बौद्ध भिक्षु होंगे ऐसा विद्वान मानते हैं, फिर भी बहुत साम्य देखने को मिलता है। और अब इसकी विस्तृत कथा वस्तु पर समयाभाव के कारण नहीं जाएंगे, परंतु आप सभी इस संदर्भ में पढ़ सकते हैं, विभिन्न स्रोतों पर इसकी कथा वस्तु उपलब्ध है। अब हम चर्चा करते हैं थाईलैंड की रामकथा रामकीयन पर। एक स्वतंत्र देश के रूप में थाईलैंड जब अस्तित्व में आया, उससे पहले ही रामायण की संस्कृति पूर्ण रूप से थाईलैंड में विकसित थी और जो थाईलैंड के निवासी हैं वे परंपरागत रूप से राम कथा से परिचित थे। 1238 ईस्वी में स्वतंत्र थाई राष्ट्र की स्थापना हुई थी और जिस समय उसकी स्थापना हुई थी उस समय आप सभी को ज्ञात है कि थाईलैंड का नाम सियाम था। तो ऐसा अनुमान किया जाता है, माना जाता है कि 13वीं शताब्दी में राम थाईलैंड की जनता के नायक के रूप में, जननायक के रूप में प्रतिष्ठित हो गए थे। पर यदि आप राम कथा के विकास को देखेंगे तो सुविकसित रामायण साहित्य, राम कथा साहित्य 18वीं शताब्दी में ही थाईलैंड में उपलब्ध होता है, उससे पूर्व नहीं उपलब्ध होता है। परंतु साहित्य को देखकर यह अवश्य ज्ञात होता है कि थाईलैंड में राम कथा की एक दीर्घ परंपरा रही होगी और रामायण से थाईलैंड के निवासी अवश्य परिचित थे। राजा बोरोम कोत, जिनका समय 1732 ईस्वी से 1758 ईस्वी बताया जाता है, उनके राज्यकाल में जो राम कथा के पात्रों और घटनाओं को सम्मिलित करके अनेक रचनाएं रची गई। बाद में तास्किन के समय, जिनका समय 1767 से 1782 ईस्वी माना जाता है, वो जब थोनबुरी के सम्राट बने तब उन्होंने थाई भाषा में रामायण को छंदोबद्ध किया था तास्किन ने, जिसके 4 खंडों में 2012 पद हैं ऐसा विद्वान कहते हैं। और फिर राम प्रथम, जिनका समय 1782 ईस्वी से 1809 ईस्वी रहा है, उन्होंने अनेक कवियों के सहयोग से एक रामायण की रचना करवाई और उसमें 50,188 पद हैं और यही थाई भाषा का पूर्ण रामायण ग्रंथ है, थाई भाषा की पूर्ण रामायण है। यह जो विशाल रचना है, इसकी रचना सम्राट राम प्रथम ने करवाई थी और वह नाटक के लिए उपयुक्त नहीं थी, इसीलिए सम्राट राम द्वितीय जब उनका राज्यारोहण हुआ, उनका समय 1809 से 1824 ईस्वी है, तो उन्होंने एक संक्षिप्त रामायण की रचना की जिसमें 14,300 पद्य हैं। उसके बाद राम चतुर्थ ने स्वयं पद्य में एक रामायण की रचना की जिसमें 1664 पद्य मात्र हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि राम कथा पर आधारित थाईलैंड में अनेक कृतियां, अनेक रचनाएं हमें प्राप्त होती हैं। रामकीयन का जो थाईलैंड की राम कथा रामकीयन है, उसका आरंभ राम और रावण के वंश के वर्णन के साथ अयोध्या और लंका की स्थापना के साथ होता है। उसके बाद उसमें बाल, सुग्रीव, हनुमान, सीता आदि के जन्म की कथा भी मिलती है। विश्वामित्र के आगमन की ये समस्त कथा प्राप्त होती है और इस प्रकार से रामकीयन जो है यह थाईलैंड की महत्वपूर्ण रामायण है।
एक विशाल कृति है और इसमें अनेक उपकथाएं प्राप्त होती हैं, यह इसकी विशेषता है। इसकी तुलना अनेक बार विद्वान करते हैं कि हनुमान की पूंछ के समान है, अर्थात इसकी बहुत बहुत विस्तृत राम कथा, बहुत विस्तृत ग्रंथ है। रामकीयन में ऐसे भी अनेक प्रसंग हैं जो थाईलैंड को छोड़ करके अन्यत्र नहीं प्राप्त होते हैं, जिनकी स्थानिकता थाईलैंड के साथ है। जैसे इसमें विभीषण की पुत्री व्यंजकाया के द्वारा सीता के स्वांग रचने की कथा आती है। ब्रह्मा के द्वारा राम और रावण के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने की का प्रसंग आता है। ये सब ऐसे प्रसंग हैं जो मात्र थाईलैंड में ही प्रचलित हैं, वहाँ के लोक और समाज में प्रचलित हैं। अन्य स्थानों पर जहाँ रामायण का प्रचलन है अथवा वाल्मीकि रामायण के पूरे प्रसार क्षेत्र में ये कथाएँ नहीं प्राप्त होती हैं। नाराई, इसमें कथा है कि नाराई अर्थात नारायण ध्यानावस्था में थे। उसी समय क्षीर सागर से एक कमल पुष्प की उत्पत्ति हुई। उस कमल पुष्प से एक बालक अवतरित हुआ। नाराई उसे लेकर, नाराई अर्थात नारायण उसे लेकर शिव के पास गए। शिव ने उसका नाम अनोपतन रख दिया और उसे पृथ्वी का सम्राट बना करके भेजा। उसके लिए इंद्र को एक सुंदर नगर निर्माण करने का आदेश दिया और इंद्र ऐरावत पर आरूढ़ होकर जम्बू द्वीप में एक बहुत ही सुंदर स्थान पर पहुँचे, जहाँ अजदह, युक्खर, ताहा और याका ये सारे ऋषि हैं, ऋषियों के नाम हैं, जो तपस्या कर रहे थे। उन्होंने ऋषियों के समक्ष शिव के प्रस्ताव की चर्चा की। ऋषियों ने द्वारावती नामक स्थान को बताया कि यहाँ नगर बन सकता है, यही सबसे अच्छा स्थान है। और यह भी बताया कि जो राजकीय छत्र के समान एक विशाल वृक्ष है, वहाँ पर नगर बनाना चाहिए। नगर निर्माण के बाद इंद्र ने उन्हीं 4 ऋषियों के नाम के आद्य अक्षर से अर्थात उनके प्रारंभिक अक्षरों से के आधार पर उस नगर का नाम अयु रखा। अयु अर्थात अयोध्या, अयु रखा। जो ऋषि हैं वो हैं अजहर, युक्खर, ताहा और याका। उनके प्रारंभिक नाम के प्रारंभिक अक्षरों के आधार पर उस नगर का नाम रखा अयु। यह वर्णन वहाँ प्राप्त होता है। अनोमतन उस नगर के प्रथम सम्राट बने। इंद्र ने एक अन्य द्वीप पर जाकर मैनी गैसोर्न नामक एक अपूर्व सुंदरी की सृष्टि की और सम्राट अनोमतन का विवाह उसी परम सुंदरी के साथ हुआ और उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम अच्छवन रखा गया। अपने पिता के पश्चात वह अयोध्या का सम्राट बना और उसका विवाह एक परम सुंदरी से हुआ जिसका नाम थेप बसौर्न था। तो इस प्रकार का वर्णन प्राप्त होता है और थेप बसौर्न उन्हीं दशरथ जो थेप बसौर्न हैं और अच्छवन इनके पुत्र ही दशरथ हुए, ऐसा वर्णन इसमें प्राप्त होता है। यहाँ पर इसमें भी आप देखेंगे तो किस तरह से जो रामकीयन में भी स्थानों का स्थानीकरण किया गया है, अर्थात वो वहीं पर प्राप्त होते हैं। और यहाँ पर दिखाया गया है कि जो स्थान हैं वो भारत में नव प्राप्त होकर के उनके स्थानीय पूरे कलेवर में प्राप्त होते हैं। अनेक ऐसे नाम आए हैं और कुछ प्रसंग आए हैं जो मूल वाल्मीकि रामायण में नहीं हैं और उनके अन्य स्रोत हमें प्राप्त होते हैं। तो उन समस्त विषयों में हम नहीं जाएंगे, परंतु यहाँ पर जो नाम है, जैसे कुबेर को कुपेरन कहा गया है, इसके अतिरिक्त दशकंठ को तोत्सकान कहा गया है, कुंभकर्ण को कुंभकान, विभीषण को पिपेक, दूषण को तूत, खर को खौर्ण, त्रिशिरा को त्रिशियन, ये बताया गया है कि किस प्रकार से ये सारे नाम वहाँ पर प्राप्त होते हैं। शूर्पणखा का नाम सम्मन्नखा के नाम से प्राप्त होता है, नंदक का नंतौक के नाम से प्राप्त होता है। तो ये सब वर्णन वहाँ पर प्राप्त होता है। अभी इसके कथा में हम नहीं जाएंगे अब, क्योंकि विस्तृत कथा है, आप अन्य स्रोतों के माध्यम से पढ़ सकते हैं। इसका उद्देश्य व्याख्यान का है कि कम से कम इन सारे स्थानों की कथाओं के विषय में आप परिचित हों। लाओस की राम कथा पर हम चर्चा करते हैं। राम जातक पहले ही हमें बताया था। लाओस के मूल निवासी और वहाँ की भाषा दोनों को लाओ कहा जाता है और लाओ का अर्थ होता है विशाल और भव्य। जो लाओस के लोग हैं वो स्वयं को भारतवंशी मानते हैं। हमने आपको बताया था लाओ साहित्य के अनुसार अशोक, जिनका समय 276 से 237 ईसा पूर्व माना जाता है, उन्होंने जब कलिंग पर आक्रमण किया था
तो वो आक्रमण करने गए थे तो दक्षिण भारत के बहुत सारे लोग असम मणिपुर के मार्ग से हिंद चीन चले गए थे और लाओस के मूल निवासी उन्हीं के वंशज हैं, ऐसा मानते हैं। रमेश चंद्र मजूमदार के अनुसार थाईलैंड और लाओस में भारतीय संस्कृति का प्रवेश ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में हुआ था, ऐसा रमेश चंद्र मजूमदार मानते हैं। उस समय चीन के दक्षिण भाग की उस घाटी का नाम गांधार था। तो लाओस की संस्कृति कितनी भी प्राचीन हो, संसार के मानचित्र पर लाओस देश के रूप में मध्यकाल में ही अपने अस्तित्व में आया। लाओस साहित्य के अनुसार राजकुमार फाल्गुन को लाओस का संस्थापक माना जाता है और एक क्षत्रिय सरदार ने किसी कारणवश अंकोर के राज दरबार में शरण ली थी। फाल्गुन उसी का पुत्र था। अंकोर नरेश ने अपनी पुत्री का विवाह उससे कर दिया था और इस प्रकार से उनका आगे जो भी वहाँ आधिपत्य रहा, किस तरह से वो सैनिक टुकड़ी के शासक बने और किस तरह से उन्होंने वहाँ पर शासन किया और जो लाओस को हाथियों का देश माना जाता है। लाओस में जो राम कथा है उसकी हम चर्चा करते हैं। लाओस में राम कथा पर आधारित कई रचनाएं हैं जिसमें मुख्य हैं उस पर जो फ्रलक फ्रलाम है, राम जातक भी इसे कहा जाता है, जातक का इस पर प्रभाव है। ख्वाय थोरफी, पोम्बचक, ब्रह्मचक्र और लंका नाई, ये इसकी उल्लेखनीय रचनाएं हैं राम कथा पर आधारित। और यहाँ जो राम जातक के नाम से विख्यात जो फ्रलक फ्रलाम है वो सर्वाधिक लोकप्रिय है। इसकी लोकप्रियता का रहस्य उसके नाम में ही निहित है, जिसका अर्थ है प्रिय लक्ष्मण और प्रिय राम। फ्रलक फ्रलाम का अर्थ है प्रिय लक्ष्मण और प्रिय राम। राम जातक लाओस के आचार विचार, रीति रिवाज, स्वभाव, विश्वास, वहाँ की वनस्पतियों, वहाँ के जीव जंतुओं, भूगोल और वहाँ की संस्कृति का, वहाँ के इतिहास का विश्वकोश ग्रंथ है और ये रामायण पर आधारित है, राम कथा पर आधारित है। तो राम जातक प्रमुख रूप से लाओस की राम कथा है। इसमें लाओ के महात्म्य का भी वर्णन किया गया है। इसके विषय वस्तु पर अभी नहीं प्रकाश डालते हैं। बर्मा अर्थात वर्तमान म्यांमार में जो राम कथा है उस पर चर्चा करते हैं। जो म्यांमार की राम कथा उसको रामवत्थु के नाम से जानते हैं। बर्मा चूँकि भारत का एक अभिन्न अंग रहा है, संस्कृति एक रही है, इसलिए रामायण का संपूर्ण ज्ञान बर्मा निवासियों को था, ऐसा ऐतिहासिक साक्ष्यों से भी ज्ञात होता है। 11वीं शताब्दी से पहले ही रामायण बर्मा के म्यांमार के आम जनजीवन को प्रभावित करने वाला ग्रंथ रहा है। वहाँ के लोकगीतों में, वहाँ के आख्यानों में, वहाँ के परंपराओं में राम कथा पग पग पर देखने को मिलती है। परंतु बर्मा की भाषा है उसके साहित्य में राम कथा पर ध्यान देंगे तो उसका उदय 18वीं शताब्दी में ही दृष्टिगोचर होता है। यूटिन हटवे ने बर्मा की भाषा में रामकथा साहित्य की रचनाओं का उल्लेख किया है और उन्होंने बताया है कि रामवत्थु, जिसकी रचना 1775 ईस्वी के पूर्व हुई, राम साख्यान 1775 ईस्वी इसका भी रचना काल है। सीता राकान, राम राकान 1784 ईस्वी के आसपास रची गई। राम प्रजात 1789 ईस्वी की रचना है। काले रामवत्थु, महारामवत्थु, सीरी राम, पुंटो राम प्रजात, रम्मा सुंगमुई, पुंटो राम लखन, टा राम साख्यान, राम रुई, रामवत्थु, राम सुमह मुई और रामवत्थु आख्यान, ये समस्त रचनाएं हैं जो बर्मा की भाषा में प्राप्त होती हैं। रामकथा पर आधारित बर्मा की जो सबसे प्राचीनतम गद्य कृति है वह रामकथु है। 18वीं शताब्दी में इसका तिथि निर्धारण किया गया है। यह बर्मा में बहुत प्रचलित है। इसमें अयोध्या कांड तक की कथा 6 अध्यायों में उसका वर्णन किया गया है। उत्तर कांड तक की कथा का वर्णन 4 अध्यायों में किया गया है। तो यह वहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध कथा है। रामवत्थु में जटायु, संपाति, गरुड़, कबंध, ये सारे जो प्रकरण है, ये सारे जो पात्र हैं वाल्मीकि रामायण के, इनका अभाव मिलता है। मलेशिया की राम कथा है हिकायत सेरी राम। मलेशिया का इस्लामीकरण 13वीं शताब्दी के आसपास हुआ। मलय रामायण की प्राचीनतम पांडुलिपि बोडिलियन पुस्तकालय में 1633 ईस्वी में संग्रहित की गई थी। इससे ज्ञात होता है कि मलेशिया पर रामायण का अभी भी प्रभाव है। इस्लामीकरण के बाद भी वहाँ की संस्कृति पर रामायण का गहन प्रभाव दिखाई पड़ता है। मलेशिया में रामकथा पर आधारित जो विस्तृत ग्रंथ है उसका नाम है हिकायत सेरी राम। इसके लेखक का नाम ज्ञात नहीं होता है और इसकी रचना 13वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य हुई होगी, ऐसा विद्वान मानते हैं। इस हिकायत सेरी राम में अनेक लोक आख्यानों का आख्यान उपलब्ध होते हैं और इसमें रामकथा का अंश भी प्राप्त होता है। इसके संदर्भ में यदि आप देखेंगे तो मैक्सवेल द्वारा संपादित सेरी राम
विंसटेड द्वारा प्रकाशित पातानी रामकथा और ओवरवेक द्वारा प्रस्तुत हिकायत महाराज रावण के नाम भी उल्लेखनीय है रामकथा के रूप में यहाँ पर। और हिकायत श्री राम जो है उसमें बहुत विचित्र कथाएं हैं, इसको विचित्रताओं का अजायब घर कहा जाता है। इसका आरंभ रावण के जन्म की कथा से हुआ है और बाद में और कथाएं जो है वो विस्तृत हुई हैं। आदि से अंत तक हिकायत श्री राम विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। इसमें वाल्मीकि रामायण की परंपरा का थोड़ा निर्वहन हुआ है, फिर भी सीता के निर्वासन और पुनर्मिलन की जो कथा है उसमें विचित्रता है। सीता के पुनर्मिलन के साथ इसकी कथा समाप्त होती है। फिलीपींस की राम कथा है महलादिया लावन। इंडोनेशिया और मलेशिया की तरह फिलीपींस में भी इस्लामीकरण हुआ और उसके बाद वहाँ की राम कथा को नए रूप में प्रस्तुत किया गया। और ऐसी बहुत संभावना है कि फिलीपींस की जो राम कथा है महलादिया लावन, इसे बौद्ध और जैनियों के माध्यम से यह राम कथा वहाँ पहुँची होगी और उन्होंने हो सकता है इसमें परिवर्तन भी किया हो, ऐसा विद्वानों का मत है। फिलीपींस की मानरव भाषा में संकलित एक विकृत राम कथा की खोज एक आधुनिक विद्वान ने की है। उसका नाम है मसलादिया लामन। इसी को महलादिया लामन कहते हैं। इसकी कथा वस्तु पर सीता के स्वयंवर, विवाह, अपहरण, अन्वेषण और उद्धार की छाप स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होती है। महलादिया लावन जो है वो बंदियार मसिर के जो एक सुल्तान हैं उनके पुत्र हैं। तो इस प्रकार से यहाँ की जो फिलीपींस की राम कथा है इसमें हिंदू परंपरा, भारतीय परंपरा और वाल्मीकि रामायण और अनेक जो इस्लामीकरण के बाद जो इस्लामिक परंपरा आई उनका बहुत मेल जोल यहाँ पर है। उसमें बहुत संकर यहाँ पर देखने को मिलता है। परंतु हाँ, राम कथा इस रूप में यहाँ पर भी वर्तमान है, यह देखने योग्य है। इसके कथा वस्तु पर अभी नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से विश्व के विभिन्न देशों में और विशेषकर दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में रामायण किस रूप में वर्तमान है, रामकथा किस रूप में प्रचलित है, यह आपने इस व्याख्यान के माध्यम से देखा। यह तो साहित्य की बात थी। यदि आप वहाँ के लोक को देखेंगे, वहाँ के रंगमंच को देखेंगे, वहाँ के चित्रकारों और कलाकारों की कृतियों को देखेंगे तो भी आपको रामकथा प्राप्त होगी। वहाँ के विस्तृत मंदिरों के प्रांगणों को देखेंगे तो भी उनके दीवारों पर रामकथा के चित्र आपको उत्कीर्ण मिलेंगे और आपको आश्चर्य होगा। आपको कदापि यह नहीं लगेगा कि आप भारत के ही किसी भाग में नहीं विचरण कर रहे हैं। तो इस प्रकार से रामकथा विदेशों तक किस प्रकार से पहुंची, इन देशों में किस प्रकार प्रतिष्ठित हुई और रामकथा के विविध रूप, रामायण के विविध रूप किस प्रकार से विविध देशों में अपना स्थान बनाए हुए हैं, रामायण की विविधता क्या है, उसको आपने इस व्याख्यान रामायण के विविध रूप के अंतर्गत देखा। इस व्याख्यान के 3 भाग हैं, जिसमें पहले संस्कृत में जो विभिन्न रामायण है उसकी चर्चा की गई है, उसके बाद विभिन्न भारतीय भाषाओं में रामायण ग्रंथों की चर्चा की गई है, उसके बाद विभिन्न विदेशी भाषाओं में विदेशों में जो रामायण है उसकी चर्चा की गई है। यद्यपि ये जो जिन रामायण की चर्चा की गई है समग्र वाल्मीकि रामायण का समग्रता से इस पर छाप नहीं है, इसमें कुछ परिवर्तन भी है देश काल परिस्थिति के अनुसार, लोक के अनुसार, फिर भी राम कथा का मूल राम कथा वही है और इसका उत्स वाल्मीकि रामायण ही है, आधार वाल्मीकि रामायण ही है। इस दृष्टि से रामायण के विविध रूपों को जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह हमारे ज्ञान को और हमारी एक समझ को एक विस्तृत फलक प्रदान करता है। आशा करती हूँ कि आपको इस व्याख्यान से अवश्य लाभ मिलेगा और आप रामायण विषयक अन्य शोध और अन्य प्रकार के और अधिक ज्ञान की ओर अवश्य अग्रसर होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।